हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। तो ये दिया हुआ है कि क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों होता है। तो ये अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। तो ये चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में विभिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। तो 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल के परिचय में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जो हमारे भूकंप आते हैं, धरातलीय भूकंप आते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका हिस्सा थी और जो इसके टूटने से जो अलग अलग टुकड़े हुए उन्हीं में से एक ऑस्ट्रेलियन एक टुकड़ा है। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी है। तो इंडियन प्लेट आज भी खिसक रही है। तो क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित प्लेटों व बलों व प्लेट के स्थिर संचरण की अतः क्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो कि भौतिक लक्षणों पर निर्धारित है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमाचल और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों में गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान बीसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित मेघालय व करबी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो ये इसकी सीमाएं दी हुई हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों के डेल्टा पर तक है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में एंगलोंग व मेघालय में ये इनकी स्थिति पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम हो कि कौन सा पठार कहाँ पर है, कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं और कौन से पठार में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो ये देखो, प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन क्लब से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होना और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड से भ्रंश प्रभावित नर्मदा ताप्ती महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं।
प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामाला, जवादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय में कौन कौन सी नदियां बहती है और हिमालय में कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ जाती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती है। महानदी गोदावरी और कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कठोर एवं शिथिल प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमाचल और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और सेप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपतरित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, वी आकार घाटियां, शिप्रिकाएं व जल प्रपात इत्यादि इसका परिणाम है। ये गार्ज कैसे बनते हैं ये दिखा रखा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 200 मीटर है। ऊपर लिखित विधान से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृति क्रियाओं का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृति क्रियाओं का यहाँ की भू आकृतियों एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भू आकृतियाँ किसी स्थान की भू आकृतियाँ उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतीय खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो भारत को कितने भू आकृति खंडों में बांटा गया है? 6 भू आकृति खंडों में बांटा गया। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और ये देखो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्वत कौन सी श्रेणी में आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सबसे भारत का जो सबसे ऊंचा वो है ये सबसे ऊंचा है K2, फिर है सबसे ऊंचा K2 है, फिर सबसे फर्स्ट K2 आता है, सबसे फर्स्ट K2 आता है। ये लघु हिमालय, ये सबसे ऊपर का हिमालय वो है, ये बीच का हिमालय है, ये बिल्कुल नीचे का हिमालय। तो कौन सी श्रेणी कौन से हिमालय में आती है? ये पांचों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये देखो ये गंगा का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान। उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समांतर पर्वत
कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें भूबृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय, शिवालिक प्रमुख श्रेणियां। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। तो जो DSSB वाला एग्जाम आता है उसमें ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इन श्रेणियों से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट श्रेणियां हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है, अपितु जलवायु उपभा सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? उत्तरी भारत का मैदान, ये सेकंड नंबर पे। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा भागकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, बाबर तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। बाबर से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समांतर फैली हुई है, उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गौसलम जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी पे लुप्त हो जाती है। बाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। बाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती है, और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसमें तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में यह क्षेत्र अनूप बन जाती है, जिसे तराई कहते हैं। क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे वालुरोधी, गावी, सर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और वालुरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जहां ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदल कर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो ये गंगा नदी बनाती है। बांग्लादेश और भारत के बीच है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा-फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग और
कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और शिथिल भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका परिणाम यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं तो कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो कि पूर्व की ओर प्रभावित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं। इस क्षेत्र के मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टोर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नंगन चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टरजाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू-उत्थान व निमज्जन, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताएं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड, महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खंड इसके उदाहरण हैं। मुख्यतः उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार इसके पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविस्तृत है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो 2629 मीटर है, जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी टोडा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है। पूर्वी घाट अविरत नहीं और महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियां द्वारा अपरदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। तो कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? मध्य उच्च भूभाग पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्टित पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। यह अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफी हद तक अपहृत हैं। इनकी श्रेणियां टूटी हुई हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चपाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा
दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जैंतिया पहाड़ियां, असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नंगन चट्टानों से ढका स्थल है जहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि काल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परिणामों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मा सरोवर के आसपास के निकट निक्षेपों में से होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक पक्ष और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुउद्यान हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियों तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती है। इन प्लाय झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान भारत की तट रेखा बहुत लंबी, स्थित और सक्रिय भू-आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण दक्षिण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ एक स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मैचगांव, JLN, नावा, सेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बल्लाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल। पूर्वी तट की कुछ पतनों के नामती द्वीप समूह भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण ये पूछे जा सकते हैं कि कितने द्वीप हैं।
बंगाल की खाड़ी में, तो ये 572 है यह द्वीप। वो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रिच्ची द्वीप समूह और लंबरनीथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। तो ये द्वीप समूह कौन कौन से हैं? रिच्ची और एक लंबरनीथ। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणी 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा से ने कहर ढाया बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये कौन सा जीवित जो बार बार हो सकता है? सक्रिय ज्वालामुखी बोल सकते हो आप इसको, जो सक्रिय है, जो बार बार कभी भी सक्रिय हो सकता है। तो ये जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और जो गुलाश्मों से बना हुआ है। इस द्वीप के समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डियो वाली मध्य 515 मीटर, माउंट कोयाब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, माउंट थुयलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर सामान्य वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। अरब सागर ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर और 12 डिग्री उत्तर 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280। तो ये दिया हुआ है कि अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। और इनको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो आप कैसे याद करोगे कि कौन सा डिग्री चैनल करते हैं? तो आपसे कोई पूछे कि आपका लक्ष्य मिनी है तो आप ऐसे बोलोगे नो नो नो। तो इसलिए आपको 9 याद रहेगा कि 9 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। ये 280 से, ये केरल तट से 280 से किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ। यहाँ 36 द्वीप हैं। तो ये इसमें कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं जो ये अरब सागर में है। 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानौर द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सेलिंग, गोलासिमकाएं तथा गोलासम पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।